बनते चंद्रकीर्ति। सर्वप्रथम मैं आपको अभिवादन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के सशक्त महिलाएं और सभी भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होने के पहले सर्वप्रथम हमारी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को कायम रखते हुए चलाते हुए मैं पूजनीय बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी से मैं विनती करता हूं कि हमें त्रिशरण पंचशील ग्रहण करवाए। यम वदामि तं वदेथाम् नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनमिथितम् आम्भन्ते दानातिपाता वैरमणि दियामि अनादिपाता वेरमणि पदं समादयामि अभिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि समादयामि कामे सुमिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्चाचारा सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुरामेरयमध्यपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि
सिक्खापदं समादयामि पुरामेरयमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पुरामेरयमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सिद्ध्यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्माशीलं विशुद्धये साधु 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 आ गया आप सभी लोग जानते हैं कि ये वर्ष समाज के काल में जो हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से जो निर्णय लिया गया था कि हर संडे को हमारी महिला सशक्तिकरण संघ के जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष है, ये हर संडे को इस महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंचे, समाज में पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ हर संडे को सप्ताह में यानी एक दिन ये महापुरुषों के विचार लोगों तक जाए, ये संकल्पना, ये विचार ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। आज संडे है और महापुरुषों के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि सिंधु भागवतकर है, नागपुर से है, सुनीता बौद्ध डोंगरगढ़ से है और जयश्री बौद्ध भिलाई से जुड़ी हुई है। हमारे इस मुख्य अतिथियों का मैं सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत अभी करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं सिंधु भागवतकर जो नागपुर की है उनको मैं निमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका जीवन और उनके कार्य इस समाज के लिए उन्होंने जो किए हैं वो विस्तृत रूप से अपने विचारों के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। वैसे सिंधु मैडम, सिंधु भागवतकर मैडम, ये हमेशा समाज के हित के लिए, महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर वो हमेशा हिस्सा लेती है और महिला सशक्तिकरण संघ को अधिक सशक्त बनाने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहती है। तो मैं ये सिंधु भागवतकर मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही? आ रही। हाँ, धन्यवाद। सर्वांना जय भीम। जय भीम। संसार की मानव जाति को सर्वप्रथम समानता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व तथा न्याय की शिक्षा देने वाले विश्व वंदनीय तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले धम्मा सम्राट अशोक, आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज
तथा भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन महामानवों को और इनके विचारों को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। इस प्रोग्राम में सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी, इनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ और इस प्रोग्राम में उपस्थित मेरे भाई और बहनों को सादर जय भीम करती हूँ। आज मैं ज्योतिबा फुले के जीवन और कार्य पर संक्षिप्त में बोलूंगी। महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। उनका नाम ज्योतिराव तथा पिता का नाम गोविंदराव फुले था। इनके परिवार में फूलों का कारोबार था, इस कारण इनका उपनाम फुले पड़ा। ज्योतिराव बचपन से ही होशियार थे। उनने अंग्रेजी फादर तथा मुंशी बेग में प्रवेश मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया। मिशनरी स्कूल में ज्योतिराव मानव अधिकार, अमेरिका इतिहास, मराठों का इतिहास ऐसी किताबें पढ़कर दुनिया का ज्ञान हासिल किया। आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले यह भारत के इतिहास में पहले भारतीय है जिन्होंने ब्राह्मणी समाज व्यवस्था के कारण अपमानित, अमानवीय, दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज के उत्थान के लिए इस असामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। 1848 में उन्होंने अछूतों के लिए भारत की पहली पाठशाला की स्थापना की और महिलाओं के लिए पाठशाला की स्थापना की करने वाले पहले भारतीय थे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली भारतीय महिला अध्यापिका थी। देश में पाठशाला भी उन्होंने 1855 में की थी। विधवाओं की दुर्दशा देखकर तथा पुरुषों को द्वारा उनके दुरुपयोग को देखकर विधवाओं के लिए, उनके नाजायज बच्चों के लिए पुणे शहर में एक अनाथालय खोला था। 1860 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे यह समाज व्यवस्था निर्माण होती है। उन्होंने ब्राह्मण को इस बात के लिए दोष दिया कि उन्होंने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए शूद्र और अति शूद्रों पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए धर्मशास्त्रों के नाम पर मनगढ़ंत झूठी कहानियों की रचना की। इसी व्यवस्था ने शूद्रों तथा अति शूद्रों के शिक्षा के अधिकार को भी नकारा। राष्ट्रपिता फुले ने कहा कि शूद्रों तथा अति शूद्रों के विनाश का मूल उसमें व्याप्त अज्ञान है, इसलिए उन्होंने शूद्रों के शिक्षा पर ज्यादा बल दिया। उनकी कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। विद्या के अभाव से मति नष्ट हुई, मति के अभाव से नीति नष्ट हुई, नीति के अभाव से गति नष्ट हुई और गति के अभाव से वित्त नष्ट हुई और वित्त के अभाव से शूद्रों का पतन हुआ। अकेले अज्ञान के कारण ही यह सब कुछ हुआ। राष्ट्रपिता फुले जी के आंदोलन का लक्ष्य था भारतीय समाज की पुनर्रचना करके समता, न्याय और बंधुभाव के आधार पर एक नए समाज व्यवस्था का निर्माण करना। उन्होंने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया कि वे शूद्रों की शिक्षा का प्रबंध कर उन्हें प्रशासन में उचित नौकरियां देकर इस असमान शोषित सामाजिक व्यवस्था से मुक्त करे। 1873 में राष्ट्रपिता फुले के गुलामगिरी इस
ग्रंथ में भारत की प्रचलित धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता एवं अन्याय व शोषण व्यवस्था का उचित उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि संघर्ष के बिना दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज को गुलामी से मुक्ति नहीं हो सकती। किसानों को साहूकारों के कर्ज से मुक्त किया जाए, किसान तथा मजदूरों को उनकी दैन्यावस्था तथा गरीबी से मुक्त किया जाए, ऐसा ग्रंथ लिखा। उनका नाम है किसान का कोड़ा। इसमें इसका उल्लेख किया, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से स्त्री को मुक्त किए बगैर सही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली और उसे चलाने के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को तैयार किया, जो देश की पहली महिला अध्यापिका बनी। सावित्रीबाई फुले, इनका भी सामाजिक क्रांति के इतिहास से महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत को प्रथम महिला अध्यापिका, समाज सेविका, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए राष्ट्रपिता फुले के साथ अनेक दुख मुसीबतें उठाई। लोगों के अपशब्द सुने, लोगों ने उन पर गोबर फेंका, पत्थर फेंका, निंदा की, अनेक संकटों का सामना किया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता फुले ने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इस आश्रम का संपूर्ण व्यवस्थापन सावित्रीबाई फुले ही करती थी। शिक्षा के लिए जागरूक होने का संदेश देते हुए उन्होंने कविता के माध्यम से कहा, उठो बंधुओं, शूद्रो, अति शूद्रो, जागरूक हो उठो, परंपरा को, गुलामी को नष्ट करने के लिए उठो। बंधुओं, शिक्षा के लिए उठो। केवल एक ही शत्रु है अपना, उसे मिलकर निकाल देंगे। उसके सिवा कोई शत्रु ही नहीं। इस दुष्ट शत्रु का नाम है, ठीक से सुनो, वह है अज्ञान। 2000 वर्षों से ऊंची जाति के लोगों ने शूद्रों तथा अति शूद्रों को ज्ञान, संपत्ति, सत्ता से वंचित रखा है। इस गुलामी को तोड़ दो। दूसरे मनुष्यों को अछूत मानना का लक्षण, अछूत मानना मानवता का लक्षण नहीं है। अंत में प्रत्येक व्यक्ति को उसका तिरस्कार करना चाहिए। इसी मानव का, समाज का तथा मानव संस्कृति का कल्याण है। ओह सॉरी 10% है। सॉरी। धन्यवाद। रुको नहीं खत्म नहीं सर, वो बोल दी। हाँ, खत्म नहीं है। हाँ, इसमें वो सर, थैंक यू। ये क्या है, चार्ज है ना, वो 10% है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया उधर। ठीक है, थैंक यू। चार्जिंग कर सकते हैं और कंटिन्यू कीजिए। हाँ बनते जी, हाँ। 10 मिनट का चार्ज है, हो जाएगा? आप अपनी तरफ से देखिए। यदि हाँ, वैसे थोड़ा ही है। ठीक है, ठीक है। अभी 9 है, ठीक है, हो जाएगा। मैं दूसरे इसमें बंटी जी, मैं मोबाइल पर लगा दूं, नहीं तो? मोबाइल पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये टैबलेट पर मैं इधर ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। हाँ, भत्ते जी, ये कैंसिल करूं? हाँ, कैंसिल कर सकते हैं वैसे।
हाँ, इधर बंद हो जाएगा तो मैं इधर ये करूंगी, ठीक है बंटी जी? ठीक है, चलेगा। हम्म। ठीक है, मैं कहाँ तक आई थी? आप जो बता रहे थे कि अविद्या के कारण जो है वो सब दुख है, और महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित करने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया, हाँ पुस्तिका कहलाई। हाँ हाँ, ठीक है। उसके सिवा कोई शत्रु नहीं। हाँ, अज्ञान तक किया था, है ना? हाँ, हाँ, आगे 2000 वर्षों से ऊंची जाति के लोगों ने शूद्र तथा अति शूद्रों का ज्ञान, संपत्ति तथा सत्ता से वंचित रखा है। इस गुलामी को तोड़ दो। दूसरे मनुष्यों को अछूत मानना मानवता का लक्षण नहीं है। अंत में प्रत्येक व्यक्ति को उसका तिरस्कार करना चाहिए। इसी में मानव का, समाज का तथा मानव संस्कृति का कल्याण है। इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले ने स्त्री वर्ग के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलकर भारत की स्त्री मुक्ति आंदोलन की प्रणेता बनी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म की कल्पना लोगों के सामने रखी। सारे मानव जाति के लिए केवल एक धर्म होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया। उनके धर्म संकल्पना में उन्होंने सत्य को सार्वभौम सत्य माना। राष्ट्रपिता फुले को मूर्ति पूजा, नामस्मरण, प्रार्थना, पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड आदि किसी भी बात का उनकी धर्म संकल्पना में कोई स्थान नहीं था। मानवीय जीवन एक उच्चतम स्तर ले जाने के लिए सर्व मानव समाज को प्रेम तथा बंधुभाव के सूत्र में बांधने के लिए धर्म की आवश्यकता है, ऐसा उनका विचार था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहते थे जिसमें अन्याय न हो, जिसमें कोई शोषित न हो, जिस समाज में न कोई दुख न हो, न कोई संकट। वे समानता, न्याय और बंधुभाव पर आधारित ऐसा प्रजासत्ताक राष्ट्र चाहते थे। उनका सामाजिक क्रांतिवाद भी इसी सपने को साकार करने के लिए बना हुआ एक तत्वज्ञान है। हमारे समाज को स्वाभिमान सुख से जीने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1888 को सार्वजनिक सत्य धर्म की स्थापना की। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को महात्मा उपाधि समाज द्वारा अर्पण अपने जीवन भर हमारे समाज के लिए कार्य करने के कारण हमारे समाज ने ज्योतिराव फुले को मुंबई की सभा में महात्मा यह उपाधि अर्पण की। इस कारण आज उन्हें सारी दुनिया में महात्मा ज्योतिराव फुले पुकारते हैं। इस कार्य के कारण ही बाबा साहेब आम्बेडकर ने महात्मा फुले जी को अपने 3 गुरुओं से एक गुरु माना। बाबा साहेब के अन्य 2 गुरु गौतम बुद्ध तथा संत कबीर। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आप सबको धन्यवाद व आभारी हूँ, और मैं यही रुकती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। सिंधुताई, आपने अपने वक्तव्य में जो महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आपने जो विचार व्यक्त किए हैं, वे आपके विचार वाकई अभ्यासपूर्ण रूप से आपने हमारे समक्ष रखे हैं। भलाई आपने कम से कम समय में आपने विचार रखे हैं, परंतु बहुत ही प्रभावशाली आपने जो विचार दिए हैं, वाकई हमारे जितने भी लोग सुनने वाले के लिए बहुत ही ये फायदेमंद होगा। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले के जो विचार, समतावादी विचार, जो ब्राह्मणवादी लोगों ने विषमता के आधार पर महिलाओं को, पूरी महिलाओं को केवल शूद्र
अति शूद्र ही नहीं तो सारे ब्राह्मण महिलाओं को भी शिक्षा को प्राथमिकता देकर सभी महिला शिक्षित बनने से अपने अधिकार क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, इसकी जानकारी महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष करके हमें इस देश में महिलाओं को शिक्षित किया, शूद्रों को, अति शूद्रों को जो उनको समानता का अधिकार दिया। इस विषय पर आपने बहुत बखूबी से आपने अपने विचार रखे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं इसके पश्चात हमारी दूसरी वक्ता है सुनीता बौद्ध है डोंगरगढ़ से, वो भी हमारी महिला सशक्तिकरण संघ के लिए हमेशा जूझती रहती है ताकि महिलाएं आगे आकर जो बाबा साहब के फुले के हमारे जो भी महापुरुषों के विचार जो बहुजनों के हितों के लिए किए हैं उनके विचार जन जन तक पहुंचे, ये इसकी जवाबदारी संभालते हुए ये हमारी सुनीता बौद्ध मैडम हमेशा कार्यरत रहती है। और सुनीता बौद्ध मैडम हमारे समक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन पर, उनके विचारों पर प्रकाश डालने वाली है। तो सुनीता बौद्ध मैडम आप अपने वक्तव्य को शुरू करने की कृपा करेंगे। जी सर, थैंक यू सर आपका मुझे बुलाने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। ज्ञान के सागर, दया के भंडार, विश्व गुरु तथागत बुद्ध को एवं नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के रचयिता, गरीब और शोषितों के मसीहा, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मैं डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी और सभी मीटिंग में आगंतुकों के शब्द सुमनों से स्वागत करते हुए एवं नमन करती हूँ। एक जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का टॉपिक है मेरा बाबा साहब, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी जो मुझे मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैंने कभी सुना नहीं है, तो कुछ भूल चूक होगा तो भंते जी आप उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। जी भंते जी, बाबा साहब का थोड़ा सा परिचय देती हूँ मैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और पिता का नाम रामजी राव टकपाल, माता जी का नाम भीमाबाई। जन्म स्थान मऊ छावनी, इंदौर से 25 किलोमीटर दूर बॉम्बे रोड, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब के पिताजी फौज में सूबेदार थे, उनको अंग्रेजी अच्छी जानते थे। बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, बहुत होनहार बच्चा थे, लेकिन बचपन में ही माँ का देहांत हो जाता है और उनका लालन पालन उनकी चाची के द्वारा किया जाता है। पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थे वो। तो बाबा साहब को काफी उनका एडमिशन कराया गया। मैं लंबा नहीं लिखी हूँ बनते जी थोड़ा सा। तो उनको कुछ उनके पिताजी को जाति का और उस भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा था, तो उनका एडमिशन हुआ कुछ उसके कायदे कानूनों के तहत जो हमारे मनुवादियों के थे, अपनी टाट पट्टी लेके आएंगे, लंगोट पहन के आएंगे, जैसे तैसे पानी का घड़ा नहीं छुएंगे, ये सब करते हुए फिर भी बाबा साहब ने अपनी हिम्मत दिखाकर और उन्होंने पढ़ाई की। वो ये समझते थे कि समाज में ऐसा क्यों है, मैं भी एक इंसान हूँ, बाकी सब भी इंसान है, तो ऐसा भेदभाव क्यों होता है। तो उन्होंने ये तय किया, ये प्रण किया कि मैं इन सबसे आगे जाऊंगा, सबसे आगे निकलूंगा और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूंगा। तो बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत, जर्मन, फारसी, फ्रेंच आदि। तो इतनी भाषाओं का वो ज्ञान रखते थे। और उन्होंने वो अर्थशास्त्री थे, न्याय शास्त्री थे, राजनेता थे, एक लेखक थे, दार्शनिक थे और अच्छे एक समाज सुधारक भी थे। तो और ये हमारे देश की एक विडंबना है कि उनको मरने के उपरांत उनको नवाजा गया भारत रत्न से, जो कि आज अभी इसी सरकार में देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया जिन्होंने भारत के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं।
ये ऐसी विडंबना है हमारे भारत की जो चलती आ रही, क्योंकि बाबा साहब पूरी जिंदगी हमारे ऊपर लगा गए, अपने देश के ऊपर बिता गए, लेकिन आज भी वो चीजें हमको देखने को नहीं मिल रही हैं। तो मैं बाबा साहब को एक अर्थशास्त्री के रूप में बोलूंगी, उनका योगदान आज 2020 में मंदी का एक दौर चल रहा है, जिसमें बाबा साहब का आर्थिक ज्ञान कई अर्थशास्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। मैं देखती हूँ टीवी पे भी कई ऐसे अर्थशास्त्री आते हैं जो बाबा साहब की पुस्तकों का और उनके ज्ञान का आज भी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और बताते हैं। तो बाबा साहब एक शिक्षित अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाबा साहब की लंदन डॉक्टोरल थीसिस बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। बाबा साहब ने अंग्रेजों की तात्कालीन टैक्स पॉलिसी जैसे भूमि लगान, कस्टम ड्यूटी और जागीरदारी व्यवस्था द्वारा किसानों का जो शोषण आदि की आलोचना की थी। उनका कहना था कि भारतीय रुपए का आधार सोना होना चाहिए, चांदी नहीं। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड की भी वकालत की थी। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, रुपए की समस्या, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। यह बाबा साहब की देन है, जो आज चल रहा है और हमारे देश के लिए काफी अच्छा है, जिसमें कुछ रिजर्व करके रखा जाता है कुछ परिस्थितियों के लिए। तो ज्यादा नहीं जाऊंगी सर मैं। अब आती हूँ, बाबा साहब की न्यायवादी थे वो। बाबा साहब संविधान निर्माता, जिसने बदल दी सामाजिक न्याय की एक परिभाषा, क्योंकि पहले न्याय जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, क्योंकि ब्राह्मण कितना भी गलत काम कर दे लेकिन उसके लिए कोई सजा नहीं थी। और दूसरे जो अन्य जाति, जो हमारे मूल निवासी 85% लोग, अगर कुछ थोड़ा सा भी कोई गलती कर देते हैं तो उनको मृत्यु दंड तक की व्यवस्था थी, ऐसा था। और अब जब से संविधान लागू हुआ तब से सभी जातियों को एक समान न्याय मिलने की व्यवस्था है, भले ही ये आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यह सब हमारी कमी है कि हम आज भी पूर्ण न्याय लेने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे लोग आज भी जागृत नहीं है। बाबा साहब को कुछ एक जाति तक सीमित रख दिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सर्व समाज के लिए अच्छा काम किए। वो एक राजनेता के रूप में, जो व्यक्ति जीवन भर जातियों का विरोध करता रहा, उसी को सियासतदानों ने दलितों का नेता बना दिया और उनका चुनावी समय में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। बाबा साहब खुद जीवन भर एक अछूत कही जाने वाली जाति से परेशान रहे और उनके हर जगह उनको अपमानित होना पड़ा। इसी कारण वो राजनीति से भी अलग हो गए थे। उनको राजनीति में भी कोई, जब उन्होंने वो हिंदू कोड बिल लाए थे, उस जगह भी उनका काफी विरोध हुआ था कि औरतों को ऐसा काम देना चाहते, उनको बराबर लाना चाहते, तो उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था और वो अलग हो गए। उन्होंने कुछ लेख भी लिखे, बाबा साहब ने काफी पुस्तकें लिखी। वो दूरदर्शी एक इतिहासकार थे, लेखक थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। और बाबा साहब अपना एक लाइब्रेरी भी रखते थे, जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें पाई जाती थी। वो पढ़ने, वो ज्ञान अर्जन करना चाहते थे, वो दुनिया में क्या है ऐसा, कहाँ से सारा जो भी उनको मिलता था वो ज्ञान अर्जन करना चाहते थे। जो बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकें, जैसे जाति प्रथा का विनाश 1936 में, और युगरदास शूद्राज बुद्ध और उनका धम्म, भारत की जातियां सबसे बड़ी किताब थी। भारतीय संविधान, जिसमें सभी हक और अधिकार दिलाए हैं। महिलाओं की स्थिति संविधान की वजह से थोड़ी सुधरी हुई है, क्योंकि पुरुषों के समान पढ़ने लिखने का और नौकरी करने का अधिकार हमें मिला है, वो हमें संविधान के तहत ही मिला है। बाबा साहब ने संविधान में हमें वो चीज दी गई है जो हमें पहले से मनुवादी व्यवस्था में नहीं दी गई थी। जैसे मौलिक अधिकारों का, जो 6 मौलिक अधिकार है वो हमें बाबा साहब ने दिए समय के जरिए। और जो डिलीवरी के समय जो छुट्टियां मिलती हैं वो बाबा साहब ने ही दी हमको। और जो पहले 12-12, 14-14 घंटे काम कराए जाते थे, हमारे जो वर्कर लोग हैं, जो कामदार लोग हैं, उनको भी घटाकर बाबा साहब ने 8 घंटे किया। और साप्ताहिक एक छुट्टी भी देने का बाबा साहब ने ही हमको दिया है। एक दार्शनिक के रूप में बाबा साहब एक मनीषी थे, विद्वान थे, समाज सेवी, देशभक्त थे, एक दार्शनिक भी थे और अपने समय में
वह कई जाने माने दार्शनिकों से मिले और उनसे प्रभावित भी थे। बाबा साहब एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। वो सब उन्होंने उस अमेरिका में कई सारे दार्शनिकों से अमेरिका में भी जो एक व्यवस्था थी, आज भी है, जो नस्ल भेद, काले और गोरे का वहाँ भेद है, तो वहाँ का भी उन्होंने सब कुछ देखा और अपने देश में आकर उन चीजों का सुधार किए। एक समाज सुधार के रूप में बाबा साहब ये एक समाज सुधार एक महाराजा सूचना ने। देना चाहता हूँ कि एक हम लोग एक छोटा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। जी बनते हैं। ठीक है।